नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश कुमार साहू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न अशोक से संबंधित सम्राट अशोक से संबंधित मैंने आपको इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको मैं पिछली वीडियो में कराए थे। जो स्टूडेंट ने अभी तक मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो वही वीडियो आप देख लीजिए, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए और पेपर के दृष्टि से हर एक प्रश्न वो महत्वपूर्ण थे। अब मैं अगली वीडियो आपके लिए लेकर सामने आया हूँ, वो है आपका गुप्त साम्राज्य। आज मैं आपको गुप्त साम्राज्य के बारे में बताऊंगा और यह जो पॉइंट मैं लाया हूँ वो ओनली 1 लाइनर क्वेश्चन है, आपके प्रश्न हैं, आपके ओनली एक ही लाइन के प्रश्न हैं जो फैक्ट हैं, जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो सुंदर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं हम गुप्त साम्राज्य की। आखिर गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, कौन इसके संस्थापक रहे, तो हर एक विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला पॉइंट है आपका कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में, कब? 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। ये आपका एकदम दमदार पॉइंट है आपका कि आखिर गुप्त साम्राज्य का उदय कैसे हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि 3री शताब्दी के अंत और प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में, ठीक है ना। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का संस्थापक, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट, कि गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त, ठीक है ना। इसने शासन किया 240 से 280 ईस्वी तक, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि श्रीगुप्त के बाद कौन राजगद्दी पर बैठेगा। तो श्रीगुप्त के बाद राजगद्दी पर कौन बैठा? घटोत्कच, घटोत्कच। इसने शासन कब किया? 280 से 320 ईस्वी तक इसने शासन किया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसको भूलना नहीं आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट कौन हुआ, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त प्रथम। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। कब? 320 ईस्वी में। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। ये प्रश्न बहुत आता है पेपर में कि श्री चंद्रगुप्त प्रथम ने कहाँ, किस क्षेत्र की राजकुमारी से शादी विवाह किया। तो कहाँ की थी राजकुमारी? लिच्छवी की थी और नाम क्या था? कुमार देवी। इसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। सबसे इम्पोर्टेंट उपाधि है सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम की। तो कौन सी उपाधि है आपको पता होना चाहिए। तो महाराज धीराज की उपाधि थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि ये बहुत ही फैक्ट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो पेपर के दृष्टि से पूछे जाते हैं। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल होने वाला है और अपने दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका। तो नेक्स्ट है आपका कि गुप्त संबंध 319 से 320 की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। पूछा जाए कि गुप्त संबंध जो था वो की शुरुआत इसने की थी, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, ठीक। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद
गुप्त वंश की राजगद्दी पर कौन बैठा था? तो 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। इसने समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। क्या किया? पराजित कर दिया, हरा दिया। आर्यावर्त के 9 शासक थे और दक्षिणावर्त के कितने? 12 शासक। तो इन्हीं विजयों के कारण इसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर के दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको ये। पूछा जाएगा कि भारत का नेपोलियन किस राजा को कहते हैं? तो किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और किस कारण से कहा जाता है नेपोलियन? तो आपको मैं बता दिया कि आर्यावर्त के 9 शासक और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को क्या किया? उसने पराजित किया। इन्हीं के कारण उस भारत का नेपोलियन कहा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की। ये भी मोस्ट पॉइंट है कि समुद्रगुप्त ने किन किन की उपाधि धारण की? तो अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक और परम भागवत उपाधि धारण की। इसे कविराज भी कहा जाता है। ये भी ध्यान देना, क्या कहा जाता है? कविराज। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। अर्थात कि समुद्रगुप्त जो थे किसकी पूजा करते थे? तो विष्णु भगवान की पूजा करते थे। ठीक है ना, किसकी? विष्णु भगवान की। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त कौन था? एक संगीत प्रेमी था। अब जिस संगीत प्रेमी का अनुमान कैसे लगा कि आखिर ये संगीत प्रेमी थी या नहीं? तो ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया। जब समुद्रगुप्त शासन कर रहे थे तो उन्होंने अपने सिक्के चलाए, तो सिक्कों में बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है समुद्रगुप्त को। तो उसी से अनुमान लगाया गया कि शायद समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी भी था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिश्चंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो पेपर में कई बार पूछा है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो कौन था? हरिश्चंद्र था। ठीक, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त सेकेंड था, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसके शासनकाल में किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फरयान भारत आया। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फरयान, ये जो फरयान है, भारत कब आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, चीनी यात्री था। ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फरयान कौन यात्री था? चीनी यात्री था, फ्रांस यात्री था। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया कि फरयान चंद्रगुप्त के सेकेंड के शासनकाल में आया था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका उसको देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। दिया है आपका पॉइंट कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में
जो शक थे, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांदी के सिक्के किस शासनकाल में चले थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाए थे। और किस उपलक्ष्य में चलाए, तो विजयों, शकों के विजयों पर, तो शक थे उन पर विजय प्राप्त की, तो उसी के उपलक्ष्य में क्या किया, चांदी के सिक्के चलाए। अब चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चंद्रगुप्त सेकेंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यह उपाधि इससे पूर्व, इससे मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले भी राजा हुए जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो किसने की थी यह उपाधि? इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिम भारत में शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। ठीक है ना, ये आपका मोस्ट पॉइंट था, आपका वेरी वेरी मोस्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते जाइएगा। वीडियो के स्किप बिल्कुल न करें, यदि स्किप करोगे तो आपके जो मेन पॉइंट हैं वो आपके छूट जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों में भी शेयर करें, वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इसी प्रकार की मैं वीडियो, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको 1 बाय लाता रहूँगा, जो आपके पेपर के दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा कि साहब चंद्रगुप्त द्वितीय का राज कवि था। ये भी पेपर पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि कौन थे, तो साहब कौन थे, साहब। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि अनुश्रुति के अनुसार, अनुश्रुति थे, उन्होंने अपने अनुसार उन्हें क्या बताया, उनको हम देखेंगे और समझेंगे। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके ये। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आ रही होगी। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो लिखा कि चंद्रगुप्त सेकेंड के दरबार में 9 विद्वान की एक मंडली निवास करती थी। मतलब 9 विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्य में निवास करते थे, जैसे नवरत्न कहा जाता था। 9 कवि महान विद्वान थे, इसलिए उनको नवरत्न कह दिया। ठीक है, अब है आपका कि महाकवि कालिदास संभवतः इनमें अग्रगण्य थे। सबसे आगे को उनको कालिदास जी को माना है। तो कालिदास भी इन 9 रत्नों में शामिल थे। कालिदास, तो कालिदास के अतिरिक्त इनमें कौन कौन से थे, तो नाम आता है आपका धन्वंतरी और छप्पड़क। और ये छप्पड़क थे क्यों थे, मतलब किस चीज़ के विद्वान थे, तो ये थे फलक ज्योतिष जानते थे। ये छप्पड़क क्या जानते थे, ज्योतिष। अमर सिंह जो आपके कोशकार थे, कौन थे, कोशकार। शंकु जो कवि थे वे थे आपके वास्तुकार से संबंधित थे। ठीक है ना, बेताल भट्ट ये आपके नेक्स्ट कवि थे, बेताल भट्ट। फिर थे आपके घट्टकर, फिर थे आपके बारामहिर एवं बरुचि। जो आपके बारामहिर थे वो एक आपके खगोल विज्ञान शास्त्री थे। ठीक है ना, फिर बरुचि जैसे विद्वान थे। इतने महान विद्वान आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में रहे हैं। ये 9 महान
विद्वान थे, इसलिए इनको नवरत्न के नाम से भी जाना जाता था। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में अवश्य करें। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी मैंने बता ही दिया क्या होता है कि इस राजा के बाद अगला राजा कौन होगा उसे कहते थे उत्तराधिकारी। तो कौन थे? कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त। और इन्हीं कुमारगुप्त का दूसरा नाम था आपका गोविंद गुप्त, ठीक है ना, जो 415 से 454 तक इन्होंने शासन किया था। इस डेट भी आपको याद रखनी है कि किस डेट तक उन्होंने शासन किया, तो 415 से 454 तक, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की। किसने की? कुमारगुप्त ने की, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी। अब कुमारगुप्त के बाद कोई भी राजा होगा तो कौन था? स्कंदगुप्त। कौन था? स्कंदगुप्त। इसने 455 से 467 तक शासन किया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित, कहाँ पर? गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील, किसका? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। मतलब जो आपकी सुदर्शन झील थी उसको क्या किया? अच्छे से बनवा दिया, खराब वराब हो गया उसको डेंटे पेंटे करवा के अच्छे से उसको पुनरुद्धार कर दिया, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त, इसको वेरी वेरी मोस्ट करना कि पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। सौराष्ट्र का गवर्नर क्या किया? उसने नियुक्त किया। और नेक्स्ट पॉइंट है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त, जो आपका अंतिम शासक था। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब इसकी जो नेक्स्ट पॉइंट है आगे के, इसी PDF में आपके आगे नेक्स्ट पॉइंट है, तो इसको मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। जो आपके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसको मैं पिछली वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे आने वाली वीडियो भी आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि इसी का आगे का पार्ट आपको मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। मेरी मुलाकात अगली वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।